वेरी वार्म वेलकम टू इन माय चैनल ट्रिपल ई बैंक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये ट्रांसफार्मर का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का पार्ट टू तक अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। और हम फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपके आसपास जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते रहेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। तो आपको फील्ड का भी अनुभव होता रहेगा और आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें क्या क्या लगा हुआ रहता है वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ा थोड़ा जानकारी एक एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके देता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए, आज मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ आपको कि ये जो हमारा है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। यहाँ से हम लोग पब्लिक को सप्लाई देते हैं, ठीक ना। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन यहाँ से रहता है। इसमें ये हैंडल कहलाता है जो मूवेबल होता है, जो 11,000 को कनेक्ट करवाता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन 11,000 से इसके द्वारा हम लोग करते हैं, हैंडल के द्वारा, ठीक है। और ये जीआई वायर बोलते हैं, जो गैल्वनाइज्ड आयरन होता है ना, उसी का बना होता है। और ये एक एक जितना भी स्टील लगा हुआ है सबसे एक एक जीआई कनेक्ट होता है और सारा कनेक्ट होके ज़मीन में डेल्टा अरेंजमेंट में हमारा 8 मीटर या 10 मीटर का पाइप लगा हुआ रहता है, वो भी जीआई स्टील का बना होता है, ठीक ना। और उसके साथ ये जीआई वायर कनेक्ट होता है जो ज़मीन में 10 फीट तक गड़ा हुआ है, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट टू में हम लोगों ने 39 तक कर लिया था, आज हम लोग 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, इन ए ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइड ऑन। बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर उसमें टैपिंग होता है। जैसे आप लोग ऑटो ट्रांसफार्मर देखिएगा तो इसमें टैपिंग होता है, मतलब ये यहाँ कॉइल रहेगा, ठीक। तो इसको ये मूवेबल होता है, मतलब अगर हम लोग को हाई वोल्टेज चाहिए तो ऊपर तक ले जाएंगे, अगर वोल्टेज को घटाना है तो इसको मूव करके नीचे सटाएंगे, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, आउटपुट पे हमको वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि टैपिंग हम लोग किस साइड में देते हैं, हाई वोल्टेज। तो यहाँ ऑप्शन में है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड। तो जो हम लोग टैपिंग देते हैं ना, वो हम लोग हमेशा लो वोल्टेज साइड में देंगे। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। जो टैपिंग होता है वो टैपिंग हम लोग लो वोल्टेज साइड में देते हैं। देखिए, हमने एग्जांपल लिया ऑटो ट्रांसफार्मर का आपको समझाने के लिए, लेकिन नॉर्मल ट्रांसफार्मर में भी टैपिंग रहता है तो वो लो वोल्टेज में ही रहता है, ठीक है। तो 40 का हो गया। 41 नंबर देखिए क्या पूछा, 41। द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन। बोल रहा है कि जो हायर मतलब जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, मतलब फ्लक्स का घनत्व, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया होगा ना ट्रांसफार्मर का। तो उस एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड पास होगा उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। या टोटल को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और एक स्पेसिफिक एरिया मैग्नेटिक फील्ड, और एक स्पेसिफिक एरिया से जितना लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स पार होगा, पास करेगा, उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। मतलब फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ओनली डिफरेंस होता है क्वांटिटी में। क्वांटिटी के कारण नाम चेंज हो जाता है। तो हम लोग को बोल रहा है कि हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन द यूज ऑफ। बोल रहा है कि हम देखिए, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत ज़्यादा जा रहा है तो डेंस डेंस हो जाएगा, मतलब उस एरिया से बहुत ज़्यादा फोर्स जा रहा है, घनत्व तो उसका ज़्यादा हो गया। तो वही बोल रहा है कि हम लोग मैक्सिमम यूज कहाँ करते हैं, मतलब देखिए ट्रांसफार्मर है तो हम लोग लो फ्लक्स डेंसिटी का भी बना सकते हैं, हाई डेंसिटी का भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको वोल्टेज कितना जनरेट करवाना है, ठीक। जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा, क्योंकि फ्लक्स से ही ईएमएफ आता है। तो अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को हाई करेंगे ना, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो वेट है, मतलब अगर फ्लक्स डेंसिटी हम लोग लो रखेंगे तो ट्रांसफार्मर का वेट बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा एरिया लेना पड़ेगा। क्योंकि गैपिंग ज़्यादा आएगा तो मान लीजिए हमको 50 वेबर भेजना है तो गैप ज़्यादा है तो एरिया को ज़्यादा कवर करेगा, और अगर हम लोग गैप को कम करें, गैप कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा ना, तो एरिया भी कम होगा। तो ट्रांसफार्मर में कोर का रिक्वायरमेंट में जो मटेरियल लग रहा था, उम, वो सारा चीज़ कम होगा कि नहीं होगा। तो वो मटेरियल कम होगा तो ट्रांसफार्मर का वेट भी घटेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 41 का हो जाएगा रेड्यूस ए, रेड्यूस वेट पर किलो वोल्ट एम्पियर, क्योंकि ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है केवीए में, हाँ। क्योंकि पावर को ट्रांसफार्म करता है वो, इसलिए केवीए में रेटिंग होता है, वाट वगैरह में नहीं होता है, ठीक है।
अब देखिए हमारा 42 नंबर सवाल क्या है। द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफॉर्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ। तो देखिए हम लोगों ने ब्रीदर आपको दिखाया था, तो चलिए दिखा देते हैं फिर से। तो देखिए हम ब्रीदर यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला ब्रीदर कहलाता है, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग ब्रीदर बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर से जो एयर को सक करेगा ना, तो उस एयर में थोड़ा बहुत क्या होगा, एयर पार्टिकल, सॉरी, उसमें वाटर पार्टिकल थोड़ा बहुत रहता है, जलवाष्प रहता है, वाष्प, ठीक ना। तो उस वाटर पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का काम ये ब्रीदर करता है। इसमें सिलिका का जेल भरा हुआ रहता है, ठीक ना, सिलिका का जेल रहता है, जो क्या करेगा, वाटर को, जो मॉइस्चर है एयर में, क्योंकि एयर में तो मॉइस्चर होगा ही, और मॉइस्चर है, मॉइस्चर को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो फ्रेश एयर है उसको अंदर इस टैंक में डाल देगा, ठीक ना। तो ब्रीदर का वही काम है। तो वही पूछ रहा सवाल हमारा। तो 42 का आंसर हो जाएगा हमारा, 42 का आंसर हो जाएगा एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, बी, कि जो हमारा केमिक ब्रीदर का यूज क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, ठीक ना, मतलब अपने अंदर सोखना। अब 43 सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए। द केमिकल यूज्ड इन ए ब्रीदर, बोल रहा है कि जो केमिकल यूज ब्रीदर के अंदर क्या यूज होता है, तो सिलिका जेल, इस 43 का हो जाएगा डी। इसमें कोई बताने का ज़रूरत नहीं है, बहुत बार चर्चा की है, पहला में भी किए, सेकंड में भी किए, यहाँ भी तो कर रहे हैं। अब देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा पहला सेकंड तो ज़रूर देखिए, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको पछताना पड़ेगा। अब देखिए 44 सवाल क्या है। द आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस, द स्टेटमेंट इज। अब आइडियल का मतलब क्या होगा कि उसमें लॉस जीरो, जहाँ लॉस जीरो होगा उसको हम लोग आइडियल बोलते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा चीज़ है नहीं जहाँ लॉस नहीं होता। ये आइडियल, किसी भी चीज़ में अगर हम लोग आइडियल स्टडी करते हैं तो उसका मतलब ये हो गया ओनली प्रैक्टिकल पर्पस या लैब में स्टडी करने के लिए हम लोग सिर्फ आइडियल मानते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल है नहीं। तो अगर आइडियल है तो इसका मतलब लॉसलेस चीज़ है। अब लॉसलेस चीज़ में प्राइमरी और सेकेंडरी इंडक्टेंस कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कोई वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब करोड़ों अरबों, ऐसा हो सकता है क्या, इनफाइनाइट का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉसलेस में इंडक्टेंस मतलब कोई लॉस है ही नहीं, तो इंडक्टेंस तो हमारा लॉस ही अकर करेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक। अब 45 सवाल देख लेते हैं। 45 नंबर सवाल है, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है, देखिएगा ट्रांसफार्मर का जो बोर्ड होता है ना, एक प्लेट लगा हुआ रहेगा ट्रांसफार्मर के साइड में, किस या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, आपको दिखा देते हैं, रुक जी। तो उसका जो रेटिंग होता है वो ना वोल्ट में होता है, ना किलोवाट में होता है, ना एम्पियर में, वो केवीए में होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक पावर ट्रांसफॉर्म करता है, कांस्टेंट पावर डिवाइस है, ठीक ना। तो रेटिंग उसका केवीए में रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे स्टोर में पड़ा हुआ एक ट्रांसफार्मर है जिसका मैंने पिक लिया था। तो देखिए इसमें रेटिंग हम लोग देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा केवीए में रहता है। तो देखिए यहाँ पे इसका रेटिंग दिया हुआ है, केवीए रेटिंग केवीए में रहता है, ठीक ना। 25, मतलब 25 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है, ठीक ना। और देखिए बहुत सारा रेटिंग दिया हुआ रहता है, अगर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं सारा, ठीक। अब 46 नंबर सवाल देख लेते क्या पूछा, द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लेमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म एज। देखिए इसका चर्चा हमने पार्ट 1 में शायद किया है या पार्ट 2 में, देख लीजिएगा, पार्ट 1 में ही किया है शायद, हाँ। तो बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर के पास कभी जाके खड़ा होइएगा, हाँ, तो आप देखिएगा उसमें से एक हमिंग साउंड आता है, गुनगुनाहट की साउंड साउंड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हमिंग साउंड। तो वही पूछ रहा है कि जो नॉइज वाइब्रेशन लेमिनेशन का वाइब्रेशन के कारण जो नॉइज प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में, और उसका उसका कारण है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के कारण लेमिनेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है जो नॉइज प्रोड्यूस करता है। तो उस नॉइज को क्या कहते हैं, टर्म एज का मतलब होता है कि उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं हम, या उसको हमिंग, हम या हमिंग, हमिंग मतलब साउंड हो रहा है,
तो उसका नाम है हम, ठीक ना। तो 46 का हो गया सी। तो आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होइएगा ना, आपको एक आवाज़ सुनाई देगा, या बाहर भी हो रहे हैं आपके घर के आसपास लगा हुआ रहेगा तो आप देख सकते हैं जाके। आप वहाँ से गुजरिएगा ना तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, तो उसको हमिंग साउंड कहते हैं। वो क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का कोर जो है ना, कोर बना हुआ रहता है क्या, स्ट्रिप से मिल के बना रहता है। मतलब एक स्ट्रिप ये हो गया, इस टाइप का रहेगा, इसके पीछे और एक स्ट्रिप लगा रहेगा, इसके पीछे और एक, तो इस तरह ट्रांसफार्मर मोटा बन जाता है। और ये इसमें लेमिनेट किया हुआ रहता है ये, ठीक ना। और इसको स्ट्रिप में काट के रखते हैं हम लोग, मतलब छोटा छोटा, यही स्ट्रिप हो गया, मतलब इसी को स्ट्रिप बोलेंगे जो साइज है। तो इसमें जब करंट फ्लक्स पास होगा ना, तो उस टाइम क्या होता है, लेमिनेशन, क्योंकि हम लोग का फ्लक्स जो होता है अल्टरनेटिंग टाइप का होता है। तो जब एक बार प्लस होगा तो इसमें जैसे वायर में से भी जब भी करंट फ्लो होता है ना, तो करंट देखिए, करंट वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। अगर मैग्नेटिक चीज़ का बात कर रहे हैं तो हमेशा उसका रूट जो है वो फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स से ही आता है। क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज दो दो सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब दो सिरों को जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक ना। तो करंट, वोल्टेज, फ्लक्स, अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो सारा एक ही चीज़ है, मतलब आपको मान के चलना है। चीज़ें तो अलग अलग है, लेकिन समझाने समझने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि सारा एक चीज़ है, ठीक ना। तो जब इससे अल्टरनेटिंग फ्लक्स पास होगा ना, तो एक बार जो लेमिनेटेड वाला ये कोर का जो स्ट्रिप है, एक बार आगे की ओर आएगा, फिर एक बार पीछे की ओर जाएगा, फिर आगे की ओर आएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो इस कारण से क्या होगा ना, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और जो हमको हमिंग साउंड के रूप में सुनाई देता है। इसलिए जितना ज़्यादा ये कसा हुआ रहेगा ना, और इसका बाइंडिंग जितना ज़्यादा टाइट होगा, उतना ज़्यादा ट्रांसफार्मर में साउंड कम आएगा। तो साउंड मतलब जो ट्रांसफार्मर में नॉइज प्रोड्यूस होता है वो लो होगा। अगर आप हाथ से वाइंडिंग करके ट्रांसफार्मर को बनाए हैं, मशीन के द्वारा अगर नहीं बनाए हैं, तो आप हाथ से ज़्यादा टाइट वाइंडिंग भी नहीं कर सकते और स्ट्रिप को भी ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते। तो जिस कारण से जो होममेड वाला ट्रांसफार्मर होता है, देखिएगा आपके शहर में कहीं ना कहीं कोई शॉप खोल के बैठा होगा जो वाइंडिंग करता हो या ट्रांसफार्मर बनाता हो, तो वो बोलेगा कि बना तो देंगे लेकिन ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। नहीं, क्यों नहीं टिकेगा, क्योंकि वो उतना टाइट नहीं कर पाता, वो उसके पास उतना औजार नहीं होता। जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा होता है ना, वहाँ पे सारा चीज़ सिस्टमेटिक होता है, वहाँ पे टाइट करने के लिए कोई ह्यूमन नहीं जाता, वहाँ पे ऑल वर्क मशीन के द्वारा होता है, तो वो अच्छा ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो लोकल ट्रांसफार्मर होता है, जो हाथ से वाइंडिंग करता है या छोटा मोटा कोई मशीन रखा होगा उसके द्वारा वाइंडिंग करता है, तो वो अच्छा वाइंडिंग नहीं कर पाता है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है कोई भी ट्रांसफार्मर में, अगर लोकल ट्रांसफार्मर होगा तो। अब देखिए 47 क्या पूछ रहा है, हिस्ट्रेसिस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर वैरीज एज, जब बी मैक्स के साथ बोल रहा है कि जो हिस्ट्रेसिस लॉस है ट्रांसफार्मर में वो वेरी कैसे होता है इन टर्म ऑफ बी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ। तो वो देखिए, हम लोग जानते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कि एन बीटा मैग्नेटिक फील्ड एक्स, उसका वी इंटू एफ, ठीक ना। तो ये जो वी है वो वॉल्यूम ऑफ द कोर है, ये वाला वी। तो एक्स का वैल्यू जो होता है वो एक्स बराबर होता है 1.6, ठीक। तो हिस्ट्रेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, बी मैक्स मैग्नेटिक फील्ड का 1.6 का। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो 47 का हो गया बी। अब अगर एडी करंट लॉस पूछता तो एडी करंट लॉस में क्या होता है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी, थिकनेस। तो एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर का, ठीक ना। ई से होता है, ई से देखिए सेंस आता है ऐड, ई, एडी का मतलब क्या, एडी से सेंस आता है ऐड, ऐड का मतलब होता है प्लस, और दो क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए यहाँ स्क्वायर याद करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली, बोल रहा है कि जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए, ये जो कोर है ट्रांसफार्मर का जिसके ऊपर वाइंडिंग लगा रहता है, तो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो ऑप्शन में है वुड, गलत, कॉपर गलत, एल्युमिनियम गलत, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, इसलिए उसको हम लोग नहीं बोलते हैं CRGO स्टील, कोल्ड रेन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील बोलते हैं उसको। तो स्टील, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। अब 49 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है,
द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर यूजुअली। तो ट्रांसफार्मर का जो थिकनेस होता है लेमिनेशन का, इसको क्या करते हैं, लेमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक कटोरा में मान लीजिए लेमिनेट वाला माइका को पिघला लेते हैं और इसको डुबो देते हैं, तो ये चारों तरफ क्या होता है, लेमिनेशन का एक परत चढ़ जाता है। तो बोलता थिकनेस कितना होता है लेमिनेशन का, तो लेमिनेशन का जो थिकनेस है वो होता है 0.4 से 0.5 mm तक, ठीक। तो 49 का हो जाएगा ए। अब देखिए 50 नंबर सवाल क्या है, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफार्मर इज। अब देखिए कंजर्वेटर का हम लोग ने कल बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया कि उसका फंक्शन क्या है, टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो हम लोगों ने कल क्या चर्चा किया था कि जो, चलिए फिगर से बताते हैं आपको, कि हम लोगों ने चर्चा की ये इसका बोल रहा है कि क्या यूज है, ये कंजर्वेटर है, ये जो टैंक देख रहे हैं ना, ये कंजर्वेटर कहलाता है। तो इसका यूज क्या है, जब यहाँ पे ये वाला जो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का कोई भी कोयल, अगर कोयल से करंट फ्लो होगा तो कोयल कॉपर का बना होता है, तो हीटअप होगा तो यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, वो ऑयल क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इस कोयल को ठंडा करने का कोशिश करेगा। तो ऑयल जब ठंडा करने का कोशिश करेगा तो खुद गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है। जैसे प्रेशर कुकर में पानी को गर्म करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिस कारण से सीटी मारता है। उसी तरह यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब टैंक का साइज़ तो फिक्स है, इसको जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टैंक का साइज़ तो इंक्रीज होगा नहीं, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा ऑयल, तो ऑयल बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये इस पाइप से इस टैंक में जाके जमा होगा। और ब्रीदर क्या करेगा, फिर एयर लेगा वायुमंडल से, उसको मॉइस्चर को हटाएगा, मॉइस्चर कंटेंट को ब्रीदर जेलिका सेल की सहायता से, और एयर को अंदर भेजेगा, और वो क्या करता है फिर इस टैंक में जो हीट वाला ऑयल गया हुआ है उसको कूल करने का कोशिश करता है। तो कंजर्वेटर टैंक का मेन काम है, ये जब ऑयल एक्सपेंड होगा ना हीटअप के कारण या वाइब्रेशन के कारण, कुछ भी कारण से अगर ऑयल हीटअप होता है तो उसको एब्जॉर्ब करके कंजर्व करके रखने का काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन, मतलब फैलता है जब, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो मतलब जब ऑयल का टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो वो जब एक्सपेंस होगा, मतलब ऑयल उस टाइम उस ऑयल को टेक केयर करेगा, मतलब उसका देखभाल ही करेगा, रख रखाव करेगा, कंजर्व करेगा, ठीक ना। तो 50 का हो जाएगा डी। अब देखिए 51 सवाल क्या पूछ रहा था, हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन फॉर द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है 33, 66, 132। तो हाईएस्ट पूछा है तो आज के टाइम पे 765 हो गया है, ठीक ना। अगर ये ऑप्शन रहता तो ये होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम क्या है 400, तो 400 वोल्ट किलो वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो 51 का हो जाएगा डी। जो हाईएस्ट ट्रांसमिट जो हम लोग पावर कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए दिल्ली से झारखंड लाना है या दिल्ली से पटना लाना है, तो हम लोग ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, तो हम लोग हाईएस्ट पावर ट्रांसमिशन जो हमारे पास है वो है 400 किलो वाट, ये किलो वोल्ट। यहाँ पे किलो 400 दिया है तो 400 मानेंगे, और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट जो आजकल हो रहा है इंडिया में वो है 765 किलो वोल्ट, ठीक है। अब देखिए 52 नंबर सवाल क्या है, इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। बोल रहा है कि जो, तो बोल रहा है यहाँ पे सवाल में 52 में कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है इनफाइनाइट, ठीक ना। बोल रहा है इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना। तो 52 का हो गया डी। अब 53 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम। बोल रहा है ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो किससे फ्री फ्रॉम होना चाहिए। देखिए ट्रांसफार्मर का ऑयल में क्या होता है ना, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर मतलब हो गया वाटर कंटेंट। अगर वाटर कंटेंट रहेगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सब चीज़ को जला देगा, अंदर वाइंडिंग वगैरह जितना सा। तो इस ऑयल का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो लो होता है, जिस कारण से वाटर से करंट फ्लो होता है।
और ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होता है इस ऑयल का, ट्रांसफार्मर ऑयल का, तो उससे करंट फ्लो नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो सिर्फ ही कूल करने का काम करता है। नहीं तो फिर अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर ट्रांसफार्मर जिंदा कैसे रहेगा, वो तो मर जाएगा, मतलब ट्रांसफार्मर फूक जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 53 का डी। अब 54 नंबर सवाल क्या है, देखिए, ए बुकोज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन। देखिए बुकोज रिले हम कहाँ पे इंस्टॉल्ड करते हैं, तो हम लोग बुकोज रिले जो कंजर्वेटर टैंक और ये पाइप लगा हुआ था और यहाँ पे ट्रांसफार्मर था, इसमें ऑयल भरा रहता है, तो इस जगह लगाते हैं, मतलब कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के बीच। तो बुकोज रिले कहाँ इंस्टॉल होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में नो, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में नो, जो हवा से, जहाँ पे ऑयल से कूल्ड होगा ट्रांसफार्मर, मतलब ऑयल जहाँ पे रहेगा, जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा रहेगा वहीं पे बुकोज रिले का यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी 54 का हो जाएगा डी। अब देखिए 55 नंबर सवाल क्या है, गैस इज एक्चुएटेड नॉट लिबरेटेड ड्यू टू डिस डिस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल अनलेस द ऑयल टेम्परेचर एक्सीड। बोल रहा है कि बोल रहा है कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल डिसॉलेशन होगा ना, मतलब विघटन होगा, मतलब ट्रांसफार्मर का ऑयल जब हीट होगा ना तो वो डिसॉलेशन होने लगता है, मतलब ख़राब होने लगता है। तो जब ऑयल क्या बोलते हैं, जब ट्रांसफार्मर का ऑयल डिसॉलेशन होगा ट्रांसफार्मर में, तो उस टाइम जो गैस निकलेगा ना वो बाहर नहीं निकल जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऑयल का टेम्परेचर एक्सीड हो जाएगा। तो कितना से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो 150 सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 55 का डी हो जाएगा, ठीक। अब 56 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन द ट्रांसफार्मर कुड बी, कुड हार्मोनिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर कुड बी। बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें हार्मोनिक्स पैदा होता है। जैसे आप कभी कॉल कीजिए, किसी को कॉल करते हैं ना, तो अचानक दूसरे का आवाज़ सुनाई देने लगता है, मतलब आप उसके साथ जुड़े हुए हैं नहीं, लेकिन दूसरा आदमी का आवाज़ सुनाई दे रहा है। या जैसे टीवी जब चल रहा होता है उस टाइम अगर कॉल आ गया ना, तो टीवी का स्क्रीन में देखिएगा लकीर लकीर आने लगता है, या साउंड उसका गायब होने लगता है, या नॉइज प्रोड्यूस होने लगता है टीवी में। तो वो हो गया इंटरफेरेंस, मतलब टीवी का जो सिग्नल है वो मोबाइल के सिग्नल से डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेयर करना, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर जो करता है उसको इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक ना। तो बोल रहा है कि जो मेन रीज़न क्या है ट्रांसफार्मर में, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे हार्मोनिक्स बोल रहा है, ठीक, सॉरी। तो मेन रीज़न क्या है हार्मोनिक्स जनरेट होना, हार्मोनिक्स का मतलब होता है जैसे हमारा एसी सप्लाई है, तो ये प्योर एसी है, ठीक। लेकिन अगर इसमें कोई भी डिस्टरबेंस आ जाए, जिस तरह से हम लोग इंटरफेरेंस समझे उसी तरह इसमें भी होता है कि मान लीजिए यहाँ पे इसका शेप में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आ गया, तो ये क्या हुआ, हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हुआ। तो हमारा थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवन्थ हार्मोनिक्स, ये सारा क्या होता है, मतलब देखिए ये एक साइकिल हुआ, उसी तरह दूसरा साइकिल और तीसरा, थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब हुआ कि तीसरा साइकिल में कुछ मतलब डिस्टरबेंस आया, मतलब उसका शेप बिगड़ गया। फिफ्थ का मतलब हुआ कि पांचवा साइकिल में कुछ डिस्टरबेंस आया, मतलब इसका शेप बिगड़ा। इस ये जो हमारा वेव फॉर्म है इसका शेप अगर बिगड़ रहा है, मतलब ये एक साइकिल हो गया, तीसरा साइकिल में अगर बिगड़ रहा तो थर्ड हार्मोनिक्स, पांचवा साइकिल में बिगड़ रहा तो फिफ्थ हार्मोनिक्स, सातवां में बिगड़ेगा सेवन हार्मोनिक्स। तो बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें हार्मोनिक्स जनरेट होने का मेन रीज़न क्या है। तो देखिए हार्मोनिक्स जनरेट होने का मेन रीज़न हमारा जो है, तो 56 का हो जाएगा हमारा, अगर कोर जो है हमारा ट्रांसफार्मर का वो अगर सेचूरेट हो जाए, मतलब सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक इस कोर का भी एक लिमिट होता है कि इतना फ्लक्स को ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मान लीजिए इसका लिमिट है 10 वेबर को ट्रांसफॉर्म करना, अगर हम लोग 12 दे देंगे तो तो जब हमारा यहाँ से सप्लाई देंगे प्राइमरी में, तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो जब फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा तो एक आएगा, दो आएगा, पाँच आएगा, सात आएगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा और 10 तक पहुँचेगा। तो जैसे ही 10 में पहुँचेगा ना, तो ये कोर क्या हो गया, सेचूरेट हो गया। इससे आगे बढ़ाएंगे ना तो फिर बढ़ेगा नहीं, कोर हीटअप होने लगेगा, मतलब उसका कैपेसिटी था 10 वेबर को भेजने का, तो वो होता है सेचुरेशन पॉइंट, मतलब 10 वेबर में पहुँच चुका जब, मतलब 10 वेबर को जब ट्रांसफॉर्म करने लगा तो वो सेचुरेट कंडीशन में पहुँच चुका है। तो जब हमारा कोर सेचूरेट हो जाता है ना तो फिर वो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। तो 56 का हो गया हमारा डी। अब 57 नंबर सवाल देखिए क्या है,
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, जो हमारे घरों के आसपास लगा हुआ, तो उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग डिजाइन करते हैं 50% लोड के लिए। जब ट्रांसफार्मर में 50% लोड लगा हुआ हो ना, तो उस टाइम जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देता है। तो 57 का हो जाएगा हमारा डी। इससे पहले भी एक सवाल पार्ट 2 में आया हुआ था, हम लोगों ने वहाँ चर्चा किया है, तो वो जरूर देखें पार्ट 2। अब देखिए 58 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट नेसेसरी डिजायरेबल इन द मटेरियल फॉर द ट्रांसफार्मर कोर। बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा नेसेसरी नहीं है, जब जो ट्रांसफार्मर का कोर का जो मटेरियल है उसके लिए नेसेसरी नहीं है, मतलब वो ये चीज़ ना भी रहे तो चलेगा। तो देखिए क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अब ट्रांसफार्मर का कोर है उसका अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हार्ड नहीं रहा तो ट्रांसफार्मर टूट जाएगा ना। इस क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम लोग जब ट्रांसपोर्ट में, जैसे गाड़ी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, ये बहुत बार हम लोग को उतारना चढ़ाना पड़ेगा। तो उस टाइम अगर किसी भी मटेरियल जो स्ट्रेंथ है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हार्ड नहीं रहेगा तो टूट फूट हो जाएगा। तो ये तो ज़रूरी ही है मटेरियल का। लो हिस्ट्रेसिस लॉस, तो ये देखिए लॉस हमेशा हर एक मटेरियल का कम ही होना चाहिए, तो सही है, ये भी हमारे लिए ज़रूरत है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये नहीं ज़रूरत होता किसी भी मटेरियल का। लो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, मतलब कम हीट प्रोड्यूस करे। यहाँ बोल दिया हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ट्रांसफार्मर से जब हम लोग पावर सप्लाई करेंगे तो वो तुरंत हीट हो जाएगा अगर हाई थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल का रहा तो, इस कोर का, क्योंकि ये कोर ही इस मटेरियल से बना हुआ है ना। तो इस मटेरियल का हाई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाई परमिएबिलिटी ये होना चाहिए, परमिएबिलिटी हाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा, ठीक ना, सेकेंडरी में पहुँचेगा। तो आंसर हो जाएगा 58 का सी। ये थर्मल कंडक्टिविटी लो होना चाहिए, मतलब हीट नहीं होना चाहिए। वो ट्रांसफार्मर का जो मटेरियल है कोर बनाए हैं जिससे, उसको जब हम लोग यूज करेंगे तो ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 59 नंबर सवाल देखिए क्या है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्टरली व्हेन। बोल रहा कि जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है ना, प्राइमरी भी स्टार कनेक्शन है, सेकेंडरी में भी स्टार कनेक्शन है, ठीक है। तो कब सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन करेगा, जब इसमें क्या होगा, जब इसमें बैलेंस लोड होगा, ठीक ना, तभी ये सही तरीके से फंक्शन कर पाएगा। तो 59 का हो गया हमारा बी। लेकिन अगर हमारा डेल्टा स्टार रहता, देखिए सवाल नीचे है 60 में, कि डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्टरली व्हेन। बोल रहा है कि जब डेल्टा, प्राइमरी डेल्टा है और सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन है, नॉर्मली यही रहता है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है यहीं से हम लोग सप्लाई लेते हैं, 3 गो निकल गया फेज और 1 गो न्यूट्रल यहाँ से निकलता है। जो हम लोग घरों में सप्लाई ले रहे हैं ना ट्रांसफार्मर से, उसमें देखिएगा 4 गो वायर निकल रहा है, तो यही कनेक्शन रहता है उसमें स्टार, ठीक ना। तो ये क्या होगा, ये दोनों लोड में काम करेगा। अगर बैलेंस लोड है तो भी सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन करेगा और अनबैलेंस लोड में भी सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन करेगा। अब देखिए घरों में क्या होता है, अब 3 फेज निकला हुआ है, मान लीजिए जो घरों में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, चलो फिगर से समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 4 वायर निकला हुआ है, इसका मतलब ये स्टार कनेक्शन है। यहाँ से एक वायर निकला, यहाँ से एक वायर निकला, देखिए दिखा देते हैं, ये कॉयल है, ये भी कॉयल है, ये भी कॉयल है। यहाँ से एक फेज निकला, यहाँ से न्यूट्रल निकलता है, यहाँ से एक फेज निकला, यहाँ से एक फेज निकला, और यहाँ से कॉमन निकलता न्यूट्रल, ठीक ना। तो मान लीजिए घरों, हम लोग गांव में इसका क्या बोलते हैं सप्लाई दिए, तो अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी, इसमें जितना लोड लगा हुआ है इसमें भी उतना ही लोड लगा हो सकता है कि इसमें 20 कंज्यूमर जुड़ा हुआ है, इसमें 10 ही कंज्यूमर जुड़ा हुआ है, इसमें मान लीजिए 5 जुड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम में क्या हो गया, अनबैलेंस लोड हो गया ना। अब 5 आदमी मिलकर जितना यूज कर रहा होगा, 10 आदमी उससे ज़्यादा यूज कर रहा होगा, 20 आदमी और ज़्यादा यूज कर रहा होगा, तो तीनों फेज में तो सेम लोड लगा हुआ नहीं रहता है गाँव में। तो ये इस कनेक्शन का फ़ायदा क्या हुआ कि किसी तरह का भी लोड रहे काम कर जाएगा। लेकिन यही अगर डेल्टा कनेक्शन रहता तो काम नहीं हो चल पाता, हम लोग को सिर्फ बैलेंस लोड ही रहता तो ही चलता। इसमें न्यूट्रल नहीं रहता, इसमें खाली 3 वायर रहता है, यहाँ पे देखिए 4 वायर निकला हुआ है। तो इस टाइम क्या होता कि अनबैलेंस लोड होता तो ट्रांसफार्मर फूक जाता डेल्टा कनेक्शन में, ठीक।
अब देखिए हमारा 61 नंबर सवाल क्या है, बुकोज रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो हमारा बुकोज रिले होता है ना, ये देखिए बुकोज रिले, बुकोज रिले को हम लोग कहाँ प्लेस्ड किए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुकोज रिले लगा हुआ रहता है, ठीक। तो ये क्या करता है ना कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल हीटअप होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा ना, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, बुकोज रिले अलार्म देगा हमको। और जब ऑयल, ये जो कॉयल है, ये कॉयल बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। तो डिस्टॉर्ट करेगा तो उस दौरान क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड प्रेशर के साथ गैस इस रिले से होकर पास होगा। तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाएगा। मतलब दो फंक्शन है इसका। जब ऑयल बहुत ज़्यादा हीटअप होगा तो उस टाइम पे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेगा, और जब ऑयल लो हीटअप होगा तो उस टाइम अलार्म सर्किट को ये वर्क करवा देगा। तो अलार्म निकल जाएगा, फिर अलार्म बजेगा, तो जो सब स्टेशन पर जो बैठा हुआ रहेगा, जो भी टेक्नीशियन, उसको पता चलेगा कि ऑयल हीटअप हो रहा है, तो वो ऑयल का जांच कर सकता है उस अलार्म के द्वारा। वहाँ पे यहाँ पे एक और नल लगा हुआ रहता है जहाँ से गैस निकलता है, तो उस गैस को टेस्टिंग लैब में ले जाके चेकआउट करेगा, ठीक है, कि ऑयल डिस्ट्रॉयड हो रहा है या क्या हो रहा है। तो बुकोज रिले का काम, दो काम है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि बुकोज रिले जो है उसका, वो क्या करता है, एक वार्निंग देता है, मतलब अलार्म बजवाता है, एंड प्रोटेक्शन अगेन इलेक्ट्रिकल फॉल इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ। इनसाइड ऑयल तो इनसाइड ही है ना, इलेक्ट्रिकल फॉर आउटसाइड द ट्रांसफार्मर, बहुत आउटसाइड, बहुत इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आउटसाइड के लिए काम नहीं करता बुकोज रिले। इनसाइड ऑयल जो है, ऑयल में कुछ भी गड़बड़ी आएगा तो बुकोज रिले हमको बताता है। तो इनसाइड वर्क करवाता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को प्रोटेक्ट करवाता है। मतलब बहुत ज़्यादा जब हीटअप होगा ना, तो हाई प्रेशर से ऑयल कंजर्वेटर टैंक की ओर जाएगा। तो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच हम लोग बुकोज रिले लगा के रखे हैं, तो ये जब हाई प्रेशर से पास होगा ना, तो वो क्या करेगा, तो आपका जाके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाएगा, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से हमको बचा देगा। तो 61 का हो जाएगा ए। अब 62 नंबर सवाल देखिए क्या बोला, द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज़। बोल रहा है जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट किसको बोलते हैं, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करवाता है किसी भी चीज़ में, चाहे ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जनरेटर हो। फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट का यूज करते हैं उसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं, ठीक ना। मोटर और जनरेटर में उसको फील्ड करंट बोल देते हैं, और ट्रांसफार्मर में उसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। तो स्मॉल होता है क्यों, वही पूछ रहा है कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है ट्रांसफार्मर में, यूजुअली मतलब नॉर्मली जो है वो स्मॉल होता है, मतलब छोटा होता है, मतलब उसका वैल्यू छोटा होता है, क्यों। तो आंसर हो जाएगा हमारा, तो चार ऑप्शन क्या दिया, स्मॉल एयर, इट हैज स्मॉल एयर गैप, लार्ज लीकेज फ्लक्स, लेमिनेशन, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर, और फ्यूअर रोटेटिंग पार्ट्स। तो इसका हो जाएगा, इस जो ये करंट का मतलब स्मॉल अमाउंट का होने का मेन रीज़न है कि इसमें स्मॉल एयर गैप होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक। तो 62 का हो जाएगा हमारा ए। अब 63 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, कांस्टेंट पावर डिवाइस तो कहते हैं इसको, और ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज, ओके। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब ट्रांसफार्मर में जो है, मतलब प्राइमरी में जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, सेकेंडरी में भी वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। मतलब यहाँ का फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, तो ये वायर तो यहाँ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है सेकेंडरी से, तो लेकिन इस सेकेंडरी का भी 50 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी होगा। ये सबसे बड़ा खासियत है ट्रांसफार्मर का। तो और ये सवाल पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा था बहुत अच्छा से, तो पार्ट 1 जरूर देखें। तो 63 का हो जाएगा ए। अब 64 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट नेसेसरली डिजायरेबल फॉर द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। ये सवाल दो बार आ गया लग रहा है, तो इसका तो पहले चर्चा किया ही है, तो 64 का हो जाएगा सी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होना चाहिए ट्रांसफार्मर का कोर का मटेरियल का, ठीक ना। अब 65 देख लेते हैं, द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। बोल रहे हैं कि जो लीकेज फ्लक्स है ट्रांसफार्मर में वो किस पे डिपेंड करता है। तो लीकेज जो हमारा लीकेज फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में ना, वो डिपेंड करता है लोड करंट पे, ठीक। तो 65 का हो गया ए।
अब लीकेज फ्लक्स क्या होता है ये जानने के लिए पार्ट 2 देखें, क्योंकि बार बार चर्चा करेंगे तो वीडियो बड़ा होगा। अब 66 नंबर सवाल देखिए क्या है। द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड है। फ्लक्स का पाथ जो होता है कोर से होकर पास होता है, तो बोल रहा है कि इसका पाथ जो है, इस पाथ का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव, इसका क्या होना चाहिए, लो रिलेक्टेंस, लो रिलेक्टेंस होना चाहिए, ठीक ना। तो हो जाएगा 66 का आंसर बी। अब देखिए, करंट का दुश्मन होता है रेजिस्टेंस, उसी तरह फ्लक्स का दुश्मन कौन है, रिलेक्टेंस। उसको एस से डिनोट करते हैं रिलेक्टेंस को, ठीक ना। मतलब रिलेक्टेंस जो है फ्लक्स को बाधा डालता है, उसी प्रकार करंट को बहने में बाधा रेजिस्टेंस डालता है, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि फ्लक्स का जो पाथ है उसका क्या होना चाहिए, लो रिलेक्टेंस होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास होगा इस कोर से। मतलब फ्लक्स, ये प्राइमरी बाइंडिंग है, सेकेंडरी, यहाँ से हम लोग को फ्लक्स पास करवा के सेकेंडरी में पहुँचाना है, तो इस पाथ का जितना ज़्यादा लो रिलेक्टेंस कम होगा, एस जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स सेकेंडरी में पहुँचेगा, तो लो रिलेक्टेंस होना चाहिए, ठीक ना। तो 66 का हो गया बी। अब 67 नंबर देख लेते हैं। नॉइज लेवल टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज ए, बोल रहा है कि जो नॉइज लेवल का हम लोग ट्रांसफार्मर में टेस्ट करते हैं वो क्या है, वो होता है हमारा स्पेशल टेस्ट, रूटीन टेस्ट, तो टाइप टेस्ट, या नन ऑफ दिस। तो 67 का आंसर हो जाएगा हमारा, तो 67 का आंसर होगा हमारा सी। जो टाइप टेस्ट है ना, वो उसके द्वारा हम लोग नॉइज लेवल टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक, 67 में। अब 68 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रूटीन टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। तो बोल रहा है कि कौन सा इस चारों में से कौन सा टेस्ट है जो रूटीन टेस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। इम्पीडेंस टेस्ट करना पड़ता है हमको, रूटीन टेस्ट में रोज करना पड़ेगा। रेडियो इंटरफेरेंस भी करना होगा, पोलैरिटी टेस्ट भी करना होगा, लेकिन कोर का इंसुलेशन जो है, कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट हम लोग सिर्फ एक बार करेंगे जब स्टार्टिंग में हमारा ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक ना। तो ये रूटीन टेस्ट के अंतर्गत नहीं आता, तो 68 का हो जाएगा ए। अब 69 सवाल देख लेते हैं। ए ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट। तो देखिए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लीडिंग लोड में होगा, क्योंकि लीडिंग लोड में देखिएगा फार्मूला में, जो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला में बीच में माइनस आता है, जब लैगिंग लोड होगा तो बीच में प्लस आएगा, ठीक ना। आई कॉस, तो आई कॉस थीटा, इसका जो फार्मूला होता है आई कॉस थीटा कॉस थीटा। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है, आई आर कॉस थीटा प्लस माइनस एक्स साइन थीटा, थीटा, ठीक। अब प्लस होता है लैगिंग लोड के लिए और जी माइनस होता है लीडिंग लोड के लिए, ठीक। तो जब लीडिंग लोड रहेगा तभी जीरो होने का चांस रहता है, मतलब जब कोई चीज़ें, जैसे यहाँ का इसका वैल्यू मान लीजिए 10 आता है, अब माइनस रहता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रहा है, तो 5 आ रहा है या 8 आ रहा है या 10 आ गया मान लीजिए, तो यही एक कंडीशन है, माइनस रहेगा तो ही हम लोग का वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो सकता है। अब प्लस के केस में कभी जीरो ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो लीडिंग लोड ही एक ऐसा कंडीशन है जिस जब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को जीरो कर सकते हैं। वही सवाल में पूछ रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन मतलब किस लोड में हो सकता है, तो जब लीडिंग पावर फैक्टर वाला लोड रहेगा, 69 का हो जाएगा ए। वोल्टेज रेगुलेशन को जीरो कर सकते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेशन जितना मिनिमम हो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है ड्रॉप। अगर वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप जनरेटर मोटर का पूरा सीरीज़ देखिए, कितना अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप पूरा सीरीज़ देखते हुए आ रहे हैं ना, तो आपका सवाल यूं ही बनेगा, मतलब ये सवाल तो फिर आप बना ही लेते, हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आप। देखिए 71 का सवाल पूछ रहा है, 70 का, कि जो हेलिक्स कॉयल कैन बी यूज्ड ऑन, बोल रहा है कि जो हेलिक स्ट्रक्चर का जो कॉयल होता है वो किस में यूज होता है, तो वो यूज होता है लो वोल्टेज साइड में हाई केवीए ट्रांसफार्मर में, ठीक ना। मतलब जो हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, जो मान लीजिए 3000 केवीए का रेटिंग का है, सब स्टेशन में जो लगा रहता है, उसका जो दो बाइंडिंग होगा, एक हाई वोल्टेज बाइंडिंग होगा, एक लो वोल्टेज बाइंडिंग होगा, तो लो वोल्टेज बाइंडिंग में हेलिक्स कॉयल का यूज होता है, ठीक। तो ये याद रखना आपको। तो 70 का हो जाएगा ए।
अब 71 का देख लेते हैं। हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफार्मर रिजल्टिंग, बोल रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स आएगा तो हार्मोनिक्स हमारा दुश्मन होता है, ना आए तो बहुत अच्छा, अगर आ गया तो उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक ना। तो बोल रहा है कि हार्मोनिक्स जो है ट्रांसफार्मर में क्या रिजल्ट देगा, मतलब हार्मोनिक्स अगर ट्रांसफार्मर में हो गया तो ट्रांसफार्मर को क्या हो जाएगा, मतलब ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम आएगा। तो ट्रांसफार्मर में देखिए कोर लॉस इंक्रीज हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज का ड्रॉप चालू हो जाएगा, इंटरफेरेंस भी होगा कम्युनिकेशन सर्किट में, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर गांव में लगा हुआ कहीं, चलिए फिगर से देख, जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ, मान लीजिए यहाँ यहीं से कोई एयरटेल का टावर का वायर जा रहा हो, मान लीजिए इसके थोड़ा आसपास से कोई कम्युनिकेशन वाला, या मान लीजिए शहर में क्या होता है केबल जा रहा होता है ट्रांसफार्मर के आसपास से, मतलब जो हम लोग केबल कनेक्शन लेते हैं घरों में टीवी देखने के लिए, तो उसमें क्या होगा ना इंटरफेरेंस पैदा करेगा, मतलब उसका सिग्नल को अच्छी तरह से जाने नहीं देगा। तो टीवी में देखिए तो जो घर में टीवी होगा ना वहाँ पे कैचअप नहीं कर, मान लीजिए आप कोई चैनल लगा रहे हैं तो सही से साउंड नहीं आ रहा है, पिक नहीं आ रहा होगा, पिक्चर नहीं आ रहा होगा, तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा शहरों में। गाँव में तो ऐसा होता नहीं है। अब मान लीजिए मोबाइल टावर का यहाँ से मान लीजिए ज़मीन के अंदर से कोई वायर गया हुआ है, अब ट्रांसफार्मर उसके उसके आसपास कहीं लगा हुआ है, तो अगर इंटरफेरेंस होगा ना, तो इंटरफेरेंस के कारण क्या होगा कि आपका जो उस इलाका से जो कोई भी अगर कॉल कर रहा होगा किसी को तो सही से आवाज़ नहीं आ पाता है, कभी कभी देखिएगा नेटवर्क कट रहा होता है, मतलब नेटवर्क रहने के बावजूद भी आवाज़ नहीं आ रहा होता है, या कोई नॉइज प्रोड्यूस हो रहा होता है, मतलब किसी तरह का नॉइज आ रहा होता है, तो ये सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक ना, इंटर हारमोनिक्स आ जाने से। तो हमारा 71 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव, ए बी सी तीनों होगा, ठीक ना। अब 72 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, द कोर यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूजुअली, बोल रहा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग जो कोर, कोर किसको बोलते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट करके रखा है उसको, इसको हम लोग कोर बोलते हैं, इसका नाम है कोर, ये दोनों को कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, ठीक। तो ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये जो हमारा बना होता है वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी अगर रहा ना तो हम लोग यहाँ पे कोई कोर का यूज नहीं करेंगे, ओनली एयर के द्वारा हम लोग फ्लक्स को पास आउट करेंगे, ठीक है। मतलब इधर एक बाइंडिंग लगा देंगे, इधर एक बाइंडिंग लगा देंगे, और थ्रो एयर मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो ये कोर का रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग ओनली मतलब इस दोनों को आपस में सटा के नहीं रखेंगे, आसपास रख देंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ना तो मतलब यहाँ से जितना फ्लक्स जा रहा होता है उतना यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर कोई कोर, आयरन का कोर, स्टील का कोर, मतलब प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम लोग को वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब यहाँ से जितना भेजेंगे यहाँ मिल जाएगा। तो वही पूछ रहा था सवाल में। तो 72 का हो जाएगा सी, 72 का हो जाएगा सी। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो सीरीज़ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लेक्चर को एंजॉय करते रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।